नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। आज हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो बीपीएससी, डीएसएसबी और भी जो भी एग्ज़ाम लगे हैं सबके लिए जो महत्वपूर्ण है। ये स्टेट हो गया, उस सबके लिए ज्योग्राफी की श्रृंखला हम लोग देखते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। इसमें कौन सा सुमेलित है? एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ देश है। किलिमंजारो चिली, एल्ब्रुस थाईलैंड, एकांकागुआ कनाडा, माउंट किनाबालू मलेशिया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, माउंट किनाबालू मलेशिया। ये सही है। बाकी किलिमंजारो जो है ये चिली में नहीं है, ये तंजानिया में है। तंजानिया। एल्ब्रुस की अगर बात करें तो ये रूस में है। एकांकागुआ ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालदीव निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मालदीव किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। ये हिंद महासागर में है। ठीक, हिंद महासागर के किस भाग में है? तो ये अरब सागर। अरब सागर। मालदीव की और अगर हम बात करें तो ये मालदीव जो है वो लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। पूछता है प्रश्न, कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। और मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नियोजित नगर है। इसमें कौन सा नियोजित नगर है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नियोजित नगर चंडीगढ़। ये नियोजित नगर है। उसके बाद एक नियोजित नगर और बसाया गया है और अभी वो कार्यक्रम जारी भी है, वो है नोएडा। कौन है? नोएडा। एक चंडीगढ़, दूसरा नोएडा। चंडीगढ़ को नियोजित बसाने में जो है इसका सबसे पहले 1950 में प्रस्ताव किया गया था। और कौन किया था? अल्बर्ट मेयर किए थे। उसके बाद 1951 में ली कार्बूजियर ने इसमें संशोधन किया। ठीक, और 1952 में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ठीक, इसकी जो सड़क है वो भी प्रश्न पूछा हुआ है। इसकी जो सड़क है, सड़क का जो जाल है, सड़क जाल, वो ग्रिड रोन पद्धति पर आधारित है। किस पद्धति पर आधारित है? ग्रिड रोन पद्धति पर आधारित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेरी एक नस्ल है, वो किसकी है? ऑप्शन है बकरी की, ऊंट की, भैंस की, भेड़ की। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये भेड़ की एक नस्ल है जो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में पाई जाती है। ठीक,
राजस्थान में ये जोधपुर, नागौर, पाली इस सब जगहों पर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं हम क्या देखते हैं? अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय की ओर जा रहे हैं तो क्या देखते हैं? ऑप्शन है वलित पर्वत श्रृंखलाएं, ब्लैक पर्वत श्रृंखलाएं, वलित पर्वत श्रृंखलाएं, भ्रंश पर्वत श्रृंखलाएं और शिष्ट पर्वत श्रृंखलाएं। तो हम उसे देखते हैं वलित पर्वत श्रृंखलाएं, क्योंकि जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत ये वलित पर्वत, कैसा पर्वत है? वलित पर्वत, ठीक। और इसमें इसकी 3 शाखाएं हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला है कि जम्मू और कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्र को समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में चुनिए। अब इसको अवरोही क्रम में चुनना है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्र को समुद्र तल से औसत ऊंचाई की ओर। ऑप्शन है जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। सही ऑप्शन है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गार्डविन आस्टिन। ठीक, ये है इसकी सबसे ऊंची चोटी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्कन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो दक्कन दर्रा किसके बीच स्थित है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप के, दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीप समूह के, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह के। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये दक्षिणी और मध्य अंडमान के बीच में पाया जाता है दक्कन दर्रा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है। तो लघु हिमालय में स्थित दर्रा कौन सा है? ऑप्शन है बुर्जिल, बारामूला, जोजिला, शिवकिला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बारामूला। बारामूला जो है ये लघु हिमालय में है, बाकी जो है बुर्जिल और जोजिला ये दोनों बृहद हिमालय में है। बृहद हिमालय के पंजाब हिमालय में। बृहद हिमालय के जो भाग है पंजाब, वो पंजाब हिमालय में ये है। शिवकिला भी बृहद हिमालय में है और ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला है कि भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा जा सकता है? तो भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 4। और वो 4 कौन कौन है? देखिए, पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है दक्षिण प्रायद्वीप पठार,
तीसरा है विशाल मध्यवर्ती मैदान, तीसरा है, चौथा है तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। ये हैं 4, इन्हीं 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मध्यवर्ती मैदान और तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन है रोस द्वीप, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, बैरन द्वीप। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप में जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे 2 ज्वालामुखी हैं। कौन कौन? एक सक्रिय है जिसे बैरन बोलते हैं और दूसरा है नारकोंडम, और एक ऐसा है ये सुषुप्त। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोरी क्रीक स्थित है, तो कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, पाक जल संधि में, कच्छ के रण में, लाल सागर में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कच्छ के रण में कोरी क्रीक है। यही कोरी क्रीक से ही पाकिस्तान बोलता है कि ये सीमा हमारी जो है कोरी क्रीक तक है। ये विवाद अभी भी चल रहा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कच्छ के रण में यानी अगर राज्य पूछे तो गुजरात, ये भी देखते जाइए, हो सकता है पूछ दे, दिमाग पे न चढ़े जल्दी। अगला है शीर्ष दीवाल, हेड वॉल निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका एक भाग है? तो शीर्ष दीवाल किसका भाग है? ऑप्शन है सर्क, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, लटकती घाटी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष दीवाल जो हो वो सर्क का भाग है। किसका भाग है? सर्क का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नांकित संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण कृषि पेटियों में से है। कृषि पेटियों में से किसे अमेरिकी कृषि का हृदय कहते हैं? फिर सुन लीजिए, निम्नांकित संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण कृषि पेटियों में किसे अमेरिकी कृषि हृदय कहा जाता है? मतलब यानी कहते हैं। ऑप्शन है कपास पेटी, साग सब्जी पेटी, चारा दुग्ध पेटी, मक्का पेटी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मक्का पेटी। इसे कार्न फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्न फील्ड। इसे कार्न फील्ड बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कंप्यूटर चिप के लिए, सिलिकॉन उत्पादन के लिए, कोका कोला के मुख्यालय के लिए, रसायनों के लिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर चिप के लिए सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए, और ये सिलिकॉन घाटी है कहाँ? सिलिकॉन घाटी कहाँ? ये है यूएसए में। यूएसए में। और भारत का सिलिकॉन घाटी कौन सा है? भारत का तो है बंगलुरु। कौन है? बंगलुरु। भारत की सिलिकॉन घाटी बंगलुरु। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा
नव्य करड़ी संसाधन है, इसमें कौन नव्य करड़ी संसाधन है? ऑप्शन है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, वन। सही ऑप्शन है नव्य करड़ी संसाधन है वन। ठीक, और बाकी ये सब अनव्य करड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल आधारित है, तो अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल आधारित है। ऑप्शन है निर्णय लेने वाले तत्वों के समूह पर, परिवहन जाल पर, पर्यावरण पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, निर्णय लेने वाले तत्वों के समूह पर। अगला देखते हैं, हडसन मोहाक घाटी स्थित है। हडसन मोहाक घाटी कौन सी है? ऑप्शन है फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला देखते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं कथन है किसका? फिशर का, सावर का, जिमरमैन का, स्मिथ का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये है जिमरमैन का। जिमरमैन बोले हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अधिवासों की स्थापना में। अधिवासों की स्थापना में ऑप्शन है धार्मिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण रहे, राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं, आर्थिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अधिवास के लिए ये सभी कारक जो है वो महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्षेत्र में मानव अधिवासन के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना को प्रतिपादित किया? तो क्षेत्र में मानव अधिवासन के कार्यात्मक संगठन को कौन संकल्पनात्मक प्रतिपादित किया? ऑप्शन है आर.ई. डिकिंसन, एल.के. फिलब्रिक, बी.जे. एल्बेरी, एफ.के. शेफर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए.के. फिलब्रिक। ए.के. फिलब्रिक जो है वो इस संकल्पना का प्रतिपादन किए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। तो गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन है कृषि, आखेट तथा पशुपालन, चलवासी पशुचारण। तो गद्दी का इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चलवासी पशुचारण। ठीक, और गद्दी पाए कहाँ जाते हैं? गद्दी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जनजाति है, सूची 2 में राज्य है। कुकी केरल, बकरवाल गुजरात, मोपला मणिपुर, डाफर जम्मू कश्मीर। तो इसको आइए मिलान करते हैं। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। देखिए कुकी मणिपुर की जनजाति है, ठीक, और ये लोग एक युद्ध भी किए थे उसमें। इन लोगों का बहुत फेमस युद्ध था कुकी जनजाति युद्ध। बकरवाल जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। मोपला केरल में है। डाफर
गुजरात में हो जाएंगे। और इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। बाटू, मध्य अफ्रीका, इंका, पेरू, जारवा, अंडमान, लैप्स, स्कैंडिनेवियाई। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ये सब के सब एक दूसरे के सामने हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक, बाटू मध्य अफ्रीका में पाई जाती है, इंका पेरू में, जारवा अंडमान की है, अंडमान निकोबार की, और लैप्स स्कैंडिनेवियाई। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी? किस वर्ष में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी? ऑप्शन है 1975 में, 1960 में, 1930 में, 1850 में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1850। 1850 में जनसंख्या जो है 1 अरब हो गई थी। 1900 में जो है ये 1.5 अरब हो गई थी। ठीक, और 1930 में ये 2 अरब हो गई थी। 1960 में 3 अरब हो गई थी और 1975 में 4 अरब हो गई थी। ऐसे ही बढ़ते चली गई थी और 2012 में 7 अरब हो गई थी। ठीक, आज के डेट में 121 करोड़। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अरब भूगोलवेत्ता ने सर्वाधिक व्यापक रूप से यात्राएं की और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था? ठीक, तो कौन अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था? ऑप्शन है इब्न बतूता, इब्न खाल्दून, इब्न हाकल, अल मसूदी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है वो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था। अल मसूदी जो है, अल मसूदी ये मानसून शब्द दिए थे, मानसून। ठीक, भारतीय मानसून शब्द यही दिए थे। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें कोई प्रश्न छूटा भी है क्या? हाँ, ये वाला छूटा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? इसमें मानव भूगोल का जन्मदाता कौन कहलाता है? ऑप्शन है थेल्स, स्ट्रैबो, इदरिसी और फ्रेडरिक रेडजेल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल जो है यही मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल की एक ग्रंथ थी, कौन थी? एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी बहुत फेमस बुक है इनकी। और अल इदरिसी जो थे यही जो है कि सबसे पहले मैप बनाए थे, जो कोलंबस लेके चले थे। ठीक, जो उल्टा चले गए थे और ये अपना मैप उल्टा बनाते थे।
चलिए अगला देखते हैं। इब्न बतूता का हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 27। मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है। डार्डर द्वारा परिभाषित किया गया था। ऑप्शन है जे ब्रंचेस, ई.सी. सिम्पुल, H.J. मैकिंडर, P.B. ब्लेचे। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये सिम्पुल का है। ये जो परिभाषा है ये सिम्पुल की है। ठीक, चलिए सिम्पुल किसकी शिष्या थी? सिम्पुल रेड जेल की शिष्या थी। किसकी शिष्या? रेड जेल की। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेड जेल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है? इसमें रेड जेल की कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक है? अभी इसके बारे में तो मैं बात किया था, बहुत फेमस है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो एक इसकी है, ये है सिम्पुल की। ये सिम्पुल की है, बहुत फेमस है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन है बी वारेनियस, ई वान हम्बोल्ट, ई कांट, सी रीटर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कांट। कांट जो है ये कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादक किसका है? तो पारितंत्रों में सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादक किसका है? ऑप्शन है शैवाल तल और भित्तियों का, महाद्वीपीय मग्न तटों का, खुले महासागरों का, ज्वार नदी मुख का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल तल और भित्तियों का। अगला है जैव विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया था? ऑप्शन है 2005 में, 2001 में, 2002 में, 2007 में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2002 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय, अगर मुख्यालय की बात करें इसके तो ये है चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी उत्पादकता, पर्यावरणीय उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सकल प्राथमिक उत्पादकता। अगला प्रश्न है किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है? ऑप्शन है जैव भार, जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह, वनस्पति सघनता। सही ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व ऊर्जा प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र ... कहलाता है? ऑप्शन है इकोटोन, बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र, आवास। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इकोटोन। ठीक, संक्रमण क्षेत्र जो होता है वो
उसे इकोटोन बोलते हैं, इकोटोन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र के महत्व को किसने पहली बार बल दिया? इसमें कौन सा है जो पहली बार बल दिया था? ऑप्शन है डी वुड, एस जे गोल्ड, डी वुडवर्थ, के लिंच। सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एस जे गोल्ड। पर्यावरण के मानस मानचित्र के महत्व पर सबसे पहले यही बल दिए थे, कौन? गोल्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? बादलों का वर्गीकरण सबसे पहले कौन दिया था? ऑप्शन है डब्ल्यू होप्स, ट्रिवार्था, क्यूवदाती, ल्यूक हावर्ड। सही ऑप्शन है ल्यूक हावर्ड। ल्यूक हावर्ड जो है ये सबसे पहले दिए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब बादलों की दिशा एवं गति कैसे मापते हैं? बादलों की इसकी गति और दिशा वो कैसे मापा जाता है? तो नेफोमीटर से। किससे? नेफोमीटर से। ठीक, चलिए अगर पूछ ले कि बादलों के कितने भागों में बांटा गया है, तो बादलों को 10 भागों में बांटा गया, 10 भागों में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, खंभात खाड़ी। सही ऑप्शन है खंभात की खाड़ी। खंभात खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ठीक, ये बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा हुआ है खंभात खाड़ी वाला, यहाँ तक कि नेट में भी ये पूछा हुआ है प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितना गुना अधिक है? ऑप्शन है 1.10, 2.12, 2.17, 1.20। सही ऑप्शन है 2.17 गुना अधिक जो है लगता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसका अनुपात अगर पूछे तब, अनुपात अगर पूछे तो चंद्रमा और सूर्य का अनुपात जो है वो होगा 11:4। कितना? 11:4। चलिए अगला देखते हैं। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ज्वारी भेदन, ज्वारी अवधि, ज्वारी रेंज, ज्वारी लहर। इसका सही ऑप्शन है इसे ज्वारी रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारी रेंज कहते हैं। अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तट के साथ ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? अभी पूछा था कल यूपी पुलिस का पेपर हुआ था ना 17 को, उस पेपर में पूछा था ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में रखा था उसको। ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। ऑप्शन है क्वींसलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, न्यू दक्षिणी वेल्स, विक्टोरिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्वींसलैंड में ये पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है उच्चतादर्शी वक्र, आवृत्ति वक्र, ओजाई या संचयी आवृत्ति वक्र, फ्रेंच वक्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उच्चतादर्शी वक्र। उच्चतादर्शी वक्र द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कौन करता है? ऑप्शन है एल नीनो, उपोष्णकटिबंधी पश्चिम धाराएं, ध्रुवी, अग्र उष्णकटिबंधी पूर्वी धाराएं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधी पूर्वी धाराएं जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून का शुरुआत करती हैं और 25 मई को ये अंडमान निकोबार में पहुंचता है, अंडमान निकोबार में, और 2 जून को ये केरल पहुंचता है, 10 जून को ये मुंबई पहुंचता है, ठीक, और 18 जून तक ये लगभग पूरे मध्य भारत तक पहुंच जाता है। ठीक, यह है इसका प्रोसेस चलने का। चलिए अगला देखते हैं। और सबसे ज़्यादा बारिश भारत में इसी मानसून से होती है। अगला है कि जल चक्र में वाष्पीकरण से एक कदम पहले क्या आता है? जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है? ऑप्शन है मेघ, अवक्षेपण, ताप, संघनन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ताप आता है। ताप आता है तो उसके बाद फिर वाष्पीकरण होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूवीआई पराबैंगनी सूचकांक कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1950 के दशक में, 1990 के दशक में, 2000 के दशक में, 2010 के दशक में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1990 के दशक में आया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ घटक है, दूसरे तरफ शुष्क वायु में मात्रा है। ठीक, ऑक्सीजन 0.03%, आर्गन 78.08%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.93%, नाइट्रोजन 20.94%। तो इसको मिला लीजिए। देखिए ऑक्सीजन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20.94%, आर्गन ये हो जाएगा 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78.08%। DCAB सही है, DCAB ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न कथन पर विचार करना। कथन ए और कथन आर दिया। देखिए पहला है कि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। विषुवत रेखा के निकट सूर्यातप उच्च तथा संवहन सशक्त है। तो इसमें ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सत्य है, आर गलत है, ए गलत है, आर सत्य है। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई है। ऑप्शन है 15 से 60 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो
15 से 60 किलोमीटर माना जाएगा। ये समताप मंडल में ये 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापी जाती है? ऑप्शन है रेडियोमीटर में, हाइड्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, रोटामीटर में। सही ऑप्शन है हाइग्रोमीटर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्षोभ मंडल में वायु की गति संचलन का कारण है। ऑप्शन है सौर पवन, सम्मोहन पवन धारा, गुरुत्वाकर्षण, वायुदाब। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वायुदाब। ठीक, क्षोभ मंडल में वायु की गति का कारण है वायुदाब। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, 5.0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। सही ऑप्शन है जो ताप ह्रास दर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर है। ये सामान्य ह्रास दर। अगर शुष्क पूछे तो शुष्क कितना है? वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आर्द्र पूछे तो आर्द्र 6 है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 51। किस वाताग्रीय चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी होती है, संघनित होती है और बरसती है? ऑप्शन है अप्रगामी उग्र, उष्णाग्र, शीताग्र, अधिधारण, ऑक्लूडेड अग्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उष्णाग्र। उष्णाग्र इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है अधःकर्तृ विसर्ग निम्नलिखित में से किसके परिणाम होते हैं? तो किसके परिणाम है? ऑप्शन है निक्षेपण, प्रंसन, पुनरीवन, अधोगमन। तो इसका सही ऑप्शन है ये पुनर्युवन के जो है परिणाम है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती हैं। गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती हैं। ऑप्शन है युवावस्था में नदी के कटाव में, नदी द्वारा परिवहन की क्रिया में, प्रौढ़ावस्था में नदी के कटाव में, वृद्धावस्था में नदी के निक्षेपण से। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रौढ़ावस्था में नदी के कटाव से गोखुर झील बनती है। अगला है शीर्ष दीवार संबंधित है, इसके बारे में अभी तो पीछे बात हुआ था। सर्क सही ऑप्शन है इसका। अगला है अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। अपने ही स्थान पे पूछ रहा है, तो जब अपने ही स्थान पे होता है तो उसे अपक्षय बोलते हैं। ठीक, उसे अपक्षय बोलते हैं। अपरदन क्या होता है कि कट छट के जब दूर तक जाता है तो उसे अपरदन बोलते हैं। ठीक, भूस्खलन कब क्या होता है कि जब जमीन नीचे की तरफ धंस जाती है तब वो भूस्खलन होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतरा पर्वतीय पठार कहा जा सकता है? इसमें अंतरा पर्वतीय पठार कौन सा है? ब्राजीलियन, भारतीय, तिब्बतियन, अरेबियाई। सही ऑप्शन है तिब्बत। जो तिब्बत का पठार है उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है।
चलिए, अगर इसमें और भी पूछे कि जैसे अभी तिब्बत हो गया अंतरा पर्वतीय, और कौन सा अंतरा पर्वतीय में आएगा, और आएगा बोलीविया का पठार, बोलीविया, और पेरू का पठार, और ईरान का पठार, कोलंबिया का पठार, ये सब जो हैं वो अंतरा पर्वतीय के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है, इसमें कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन है अरावली, हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा। सही ऑप्शन है नवीन। नवीन जो है वो हिमालय है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवीन में हिमालय आएगा। सबसे पुराने में अगर बात करें तो ये अरावली हो जाएगा, सबसे पुराने मतलब प्राचीन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आल्पस पर्वत से होकर कौन पवन चलती है। तो आल्पस पर्वत से कौन पवन चलती है। ऑप्शन है डस्ट डेविल्स, जोंडा, फान, सांता आना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फान। फान जो है ये आल्पस पर्वत से होकर चलती है। सांता आना जो है ये कैलिफोर्निया में चलती है, कैलिफोर्निया। जोंडा जो है ये अर्जेंटीना, जोंडा जो है ये अर्जेंटीना में चलती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ब्रह्मसोत हिमालय, वलित सह्याद्री, अवशिष्ट राजमहल पहाड़ियाँ, ज्वालामुखी नीलगिरी। तो इसका ये मिलान करते हैं। देखिए ब्रह्मसोत में हो जाएगा आपका सह्याद्री, वलित में हिमालय अभी बात में किया था, अवशिष्ट में नीलगिरी हो जाएगा, और ज्वालामुखी राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं ये ज्वालामुखी से बनी हैं। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके बारे में तो अभी पीछे में बात किया था, जो ध्यान दिए होंगे तुरंत कर सकते हैं। ऑप्शन है देखिए धौलाधर, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। तो सबसे ऊपर हो जाएगा लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वही लद्दाख न दे के काराकोरम देता तो काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सिद्धांतों का क्रम निर्धारित कीजिए। ठीक, अब कौन कौन से सिद्धांत पहले हैं कौन बाद में आए। ऑप्शन है देखिए एक रूपता का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, गतिक संतुलन का सिद्धांत, संवहन तरंग का सिद्धांत। तो इसका मिलान करना है। देखिए अगर हम बात करें तो एक रूपता का सिद्धांत जेम्स हट्टन का है। किसका है? जेम्स हट्टन का है। ठीक, और जेम्स हट्टन कब दिए थे? तो जेम्स हट्टन दिए थे 1785 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका है? यह है वेगनर का। और ये कब दिए थे? ये दिए थे 1912 में। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो संवहन तरंग सिद्धांत है, संवहन तरंग सिद्धांत, ये संवहन तरंग सिद्धांत जो है ये होम्स का है। ये होम्स दिए थे 19
28 में। उसके बाद है गतिक संतुलन सिद्धांत। गतिक संतुलन सिद्धांत जो है ये है हैक का। हैक का जो है ये डेट क्लियर हमको नहीं है, ये तो इसका भी डेट बता देता, लेकिन इन लोगों का जो है ये कन्फर्म है। और इनका हमको लगता है कि 1950 के आसपास में ही वही जो आगे पीछे रहा उसी डेट पे आया था। ठीक, तो सबसे पहले 1785 में जेम्स हटन दिए थे, उसके बाद 1912 में वेगनर का हो गया, 1928 का होम्स का हो गया, उसके बाद हैक का होगा। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, इसका एक्यूरेट डेट क्लियर नहीं है, खोजता हूँ, अगर कहीं मिलेगा तो एक्यूरेट डेट किसी वीडियो में बता दूंगा। अगला है अलाहाबाद का निर्माण हुआ। अलाहाबाद का निर्माण कैसे हुआ है? ऑप्शन है भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, हिमानी द्वारा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो अलाहाबाद का जो निर्माण हुआ है वो भूकंप द्वारा हुआ है, और वो कब हुआ? 1819 में। और ये कहाँ है? ये है गुजरात में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सोल्फ तारा इनमें से किसका एक प्रकार है? सोल्फ तारा किसका प्रकार है? ऑप्शन है ज्वालामुखी का, वलन पर्वत का, विच्छेदित पठार का, जलोढ़ मैदान का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी का। सोल्फ तारा जो है वो ज्वालामुखी का प्रकार है। ठीक, ये रहा आज का प्रश्न। ठीक, प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।